नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको आगे बढ़ने में। क्योंकि कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है जो मुझे बेस्ट तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला है। तो चलो सारे पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात करूंगा संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली आप सभी जानते हैं इंडिया के एक सबसे बड़े एक पॉपुलर ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस कंपनी एक अकेला कंपनी है जो 1,00,000% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो इस इतने बड़े कंपनी के ऊपर जब भी आप रिसर्च करेंगे तो उसकी ग्रोथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मनी कंट्रोल साइट के ऊपर एक अपडेट दिया गया है कि संवर्धन मदरसन जो इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है लाइकली टू रेज $1 बिलियन और वो भी क्यूआईपी मतलब देखा जाए तो एक बड़ी फंड रेज करने जा रहा है। बहुत अच्छा खासा फंडिंग यहाँ पे इंक्रीज करने जा रहा है और वो भी किसके माध्यम से? क्यूआईपी के माध्यम से। तो क्यूआईपी होता क्या है? आप देख सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो मतलब प्लेसमेंट है उसके ऊपर। मतलब मदरसन सुमी लाइकली टू रेज यहाँ पे $1 बिलियन, वो भी क्यूआईपी। तो एक बड़ी फंड रेज करने जा रहा है कंपनी खुद के बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए। तो इसी के बेसिस में कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक जर्नी देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना है जो कुछ इस तरीके से शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। फाइनली इस पैटर्न्स को कहा जाता है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर उसके बेसिस में जिस तरीके से यहाँ पे मतलब कंपनी के रेंज देखने को मिले तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट भी किए, उसके बाद देखिए कंपनी डायरेक्टली जाकर टारगेट अचीव किया। टारगेट भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। अराउंड एंटी लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 54% का टारगेट था और वो भी सिर्फ 30 डेज में कंपनी के ऊपर मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए बहुत दिनों के बाद अगर कोई भी कंपनी बहुत दिनों के बाद वो हाई रेंज को ब्रेकआउट करे और उसके बाद एक बार ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे, मतलब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद बाउंस किया, मतलब यहाँ से हाई लेवल तक जाने का चांसेस वो रखते हैं। तो मैंने जो एंट्री लिया था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया। फिलहाल के लिए क्या मेरा व्यू है, देखिए फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर फिर से एक बार मुझे एक एंट्री लेवल्स मिला, कुछ इस तरीके से बाइंग का कैंडल मिले। इस टोटल बाइंग कैंडल को जब मैंने मार्किंग किया तब मुझे जो डेटा देखने को मिला कि जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, यहाँ पे एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक यहाँ पे क्या बन सकता है, इसका टारगेट। तो बेसिकली इस लेवल में एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो एंट्री लेवल तो यहाँ पे है, तो यहाँ तक तो टारगेट है। तो बेसिकली जिस तरीके से कंपनी का सिचुएशन बने हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है एंट्री लेवल आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि कंपनी देखिए ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश किए और वॉल्यूम वीक होता चला गया। मतलब जब भी वो करेक्शन हो रहा था तब हाई वॉल्यूम था, उसके बाद फिर से जब ऊपर गया तो फिर से जब ऊपर जाने के बाद रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है, मतलब सेलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो मैं 2 तरीके से सिनेरियो को लेकर चलूँगा। पहली बात, इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करे तो मैं फिर से कुछ डिसीज़न लेने वाला हूँ। अगर नीचे भी आए और इस लेवल तक मतलब 163 लेवल तक आए, तो मैं फिर से यहाँ पे कुछ डिसीज़न लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रेंज बाइंग मिल चुके हैं। इस रेंज बाइंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ यही कारण की वजह से मैंने काम नहीं किया। कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी मुझे बेस्ट लगा क्योंकि सेल्स हर साल में बढ़ते चले गए। प्रॉफिट भी हर साल में अच्छा खासा लेवल्स में ग्रोथ होता देखने को मिला। तो यही कुछ कारण है जिस कारण के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टर। देखिए एफआईएस के पास इस कंपनी के ऊपर 8 साढ़े 8% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 12.5%। उसी तरीके से डीएस के पास 10% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुका 18%। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले और इसी होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी एंड बिग बाउंस होने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ज़ोमैटो। तो बेसिकली देखिए ज़ोमैटो के ऊपर पिछले दिनों में एक बहुत शानदार तरीके से एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला और उसके पीछे एक रीज़न भी है। वो रीज़न अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि 8% के आसपास जंप देखने को मिला, वो भी सिर्फ एक ही कारण की वजह से कि जेपी मॉर्गन इस कंपनी का टारगेट रखा 340 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए अभी 225 के आसपास चल रहा है, 340 रुपीज़ तक टारगेट रखा है।
40% तक अपसाइड जाने का टारगेट उन्होंने रखा। और ये न्यूज़ जब मार्केट में फ्लैश हुआ, उसके बाद शेयर भागता हुआ स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए, बड़े-बड़े इन्वेस्टर को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे रिटेल पब्लिक फॉलो करते हैं। तो देखिए, आपको इस तरीके से ट्रैक में नहीं फँसना है कि कोई भी लेवल इसमें बाय दे दिया, आप बाय कर लें, और कोई भी लेवल इसमें सेल बोल दिया, आप सेल कर लेंगे। तो वो तो आप कर ही सकते हैं। मगर मैं कहूँगा कि इस तरीके से कोई भी बाय सेल दिया जा रहा है, तो उसके लिए कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखिए, क्या सही में उस तरीके से लेवल में जाने का दम है? तो जो 340 का लेवल रखा गया है, वो 340 का लेवल कौन-सा है? 340 का लेवल कुछ इस तरीके से लेवल इसमें देखने को मिला। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं एक पीक लेवल में है। तो जो मैं पहले से ही इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेके रखा हूँ, जहाँ पे मुझे लंबा जानने के हिसाब से जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर बिग एक कप बने, उसके बाद 2 बार यहाँ पे शोल्डर बने। 2 बार शोल्डर बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, कंपनी रीटेस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर तक गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर ऊपर तक गए तो कंपनी कुछ इस हाई पीक लेवल तक जा सकते हैं, जो लेवल निकल कर है करीबन ₹300 के आसपास। तो ₹300 के आसपास यहाँ पे लेवल निकल कर है। तो उससे भी ऊपर देखिए, इस लेवल तक तो मेरा टारगेट है, जो करीबन 76% तक टारगेट बनने का चांसेस है। तो इसके लिए तो मैं इंतज़ार करूँगा। और अगर यहाँ पे इस 200 मतलब 300 लेवल को अगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो जो जेपी मॉर्गन्स ने जो टारगेट रखा 340 तक, उस लेवल तक मैं होल्ड करने के लिए कोशिश करूँगा। तो फाइनली अगर इस लेवल को टच करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। बेसिकली मारुति सुजुकी के ऊपर मुझे जो पॉइंट्स बेस्ट लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, मारुति सुजुकी के ऊपर जब मैंने एक ट्रेड लिया, वो कुछ रेंज के बेसिस में ट्रेड बना। मतलब यहाँ पे कंपनी के एक होल्डिंग बेसिस में रेंज बने। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर क्या बना, एक स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बने। मतलब एक बार सपोर्ट, एक बार रेजिस्टेंस, एक बार सपोर्ट, एक बार रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न्स देखे। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, और कंपनी धीरे-धीरे करके एक ही जगह पे कंपनी होल्ड करना शुरू किया। एक ही जगह पे बहुत दिनों से होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे इस जगह को मैंने स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्किंग किया। जो रेंज निकल कर आ रहा है करीबन 12,980 के आसपास। तो जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था, तब मैंने सोचा कि हाँ, चलो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से कंपनी बिग बाउंस कर सकते हैं। तो बिग बाउंस करेगा कि नहीं करेगा, वो तो मुझे पता नहीं। मुझे लग रहा है कि कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, वो रिकवरी करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। क्योंकि कंपनी का जो डेटा है, अगर उसके बारे में बात करूँ तो बताया जा रहा है कि इंडियन जितने सारे कार डीलर्स हैं, जितने सारे कार मेकिंग कंपनी है और कार डीलर्स है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट डीप्स डिस्काउंट एज़ सेल्स स्लैम। मतलब जो सेल्स है थोड़ा-सा डाउन हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियाँ पहले बेचा जा रहा था, वो सेल्स थोड़ा-सा डाउन हो चुके हैं। और इसी के कारण कि मुझे लगता है कि मारुति के ऊपर भी सेल डाउन हुआ, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बना। तो क्या इस कंपनी फिर से रिकवरी नहीं कर पाएँगे? वो तो बाद में आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता है जो यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट लेवल है, जो सपोर्ट लेवल है जिसको बार-बार वो रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी किया, और उसके साथ-साथ या देखा जाए तो यहाँ पे भी किए, और 2 बार, 3 बार, और मुझे लगता है फिर से एक बार इस ₹11,950 का जो लेवल है, इसको बार-बार वो रिटेस्ट करेगा, और यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद अगर फिर से बाउंस बैक करे तो हाई लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 21% के आसपास, और स्टॉप लॉस मैं लेकर चल रहा हूँ करीबन 6.5-7% के आसपास। तो ये व्यू मेरे लिए पॉजिटिव है। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड। तो एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, और कंपनीज़ के ऊपर जो अपडेट है, वो मैं आपको बता दूँ। कंपनीज़ के ऊपर बोनस का अपडेट है। कंपनी देखिए 2023 में एक बार बोनस दिया था। उससे पहले 2022 में भी दिया था, उससे पहले 2019 में दिया था। इस बार फिर से एक बार कंपनी 1:3 रेशियो के यहाँ पे बोनस इश्यू करने जा रहे हैं। तो जो लोग 1:3 रेशियो का बोनस पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें। सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, जितने सारे वीडियोज़ के इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा की हो, सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।